पृथ्वी के एक पड़ोसी ग्रह के रूप में मंगल ग्रह बार बार एस्ट्रोनॉमिकल इंटरेस्ट का फोकस बन गया है, लेकिन रेड प्लेनेट के कॉलोनाइजेशन के सभी प्रयासों के बावजूद आयरन ऑक्साइड की धूल से ढका ये आकाशीय पिंड अभी भी वैज्ञानिकों के बीच भारी पहेलियों को खड़ा करता है। उन्हीं में से एक पहेली है मंगल ग्रह पर नियमित रूप से बनने वाले ये पानी की बर्फ के बादल, जो बहुत ही कम समय में अपना आकार बना लेते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं। रिसर्चर्स द्वारा इस घटना पर लंबे समय तक अपना दिमाग लगाने के बाद उन्होंने इस कॉस्मिक मिस्ट्री को आखिरकार सुलझा ही लिया है। आइए आज हम जानेंगे कि इस रहस्य के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और भविष्य में किन मार्स मिस्ट्रीज को अभी भी समझना बाकी है। द क्लाउड पजल। ये 25 दिसंबर 2003 का समय है जब ईएसए का मार्स एक्सप्रेस प्रोब हमारे रेड प्लेनेट तक पहुंचा था। मिशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में मंगल ग्रह की सतह की कंप्लीट मैपिंग शामिल थी। मंगल ग्रह की सतह की इन्वेस्टिगेशन, वातावरण की इन्वेस्टिगेशन और सरफेस मटेरियल की एक्सप्लोरेशन, जो कि 6 फीट की गहराई तक करने में सक्षम था। ओरिजिनली इस प्राइमरी मिशन को 1 साल के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि प्रोब की महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स के कारण इसके मिशन को कई बार एक्सटेंड किया जा चुका है और वर्तमान में ये अभी भी ऑपरेशनल है। मार्स एक्सप्रेस ने न केवल प्लेनेट की सतह के बड़े हिस्से की मैपिंग की, बल्कि वायुमंडल में बड़ी मात्रा में वाटर आइस मीथेन के निशान और साउथ पोल के पास सतह के नीचे तरल पानी का भी पता लगाया। हालांकि ये मार्स एक्सप्रेस मिशन के दौरान उजागर होने वाली एकमात्र डिस्कवरी नहीं थी। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इक्विपमेंट एक विशाल बादल के सामने आया, जिसने लंबे समय तक रिसर्चर्स को उलझन में डाल दिया। जैसे ही मंगल ग्रह के साउथ में वसंत खत्म होती है, ये स्ट्रक्चर 20 किलोमीटर ऊंचे ज्वालामुखी अर्सिया मॉन्स के पास दिखाई देता है, जिसमें पानी की बर्फ होती है। ये बादल फिर कुछ घंटों के भीतर अंतरिक्ष में फिर से गायब होने से पहले सैकड़ों किलोमीटर तक तेजी से फैलता है। अर्सिया मॉन्स रेड प्लेनेट पर एकमात्र स्थान है जो साल के इस समय बादलों से घिरा हुआ होता है। अनकन्वेंशनल अप्रोच। ये लंबे पर्दे के समान स्ट्रक्चर सालों तक एक कॉस्मिक रहस्य बना रहा, क्योंकि वातावरण की बदलती डायनेमिक्स और अंतरिक्ष यान के ऑर्बिट्स की बाधाओं ने इस पूरी ऑब्जर्वेशन को असंभव बना दिया था। तो यह पता लगाने के लिए कि बादल क्यों और कैसे बनते हैं, वैज्ञानिकों ने अनकन्वेंशनल अप्रोच को अपनाया। बास्क कंट्री की यूनिवर्सिटी और बिलबाओ के रिसर्चर्स की एक टीम ने एक डिटेल्ड लॉन्ग टर्म स्टडी के एक हिस्से के रूप में इस घटना को ट्रैक करने के लिए मार्स एक्सप्रेस से विजुअल मॉनिटरिंग कैमरा का उपयोग करने का निर्णय लिया। ओरिजिनली इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरह के उद्देश्य के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसका रेजोल्यूशन कम था और इसका उद्देश्य वास्तव में केवल मार्स एक्सप्रेस और लैंडर बीगल 2 के बीच डीकपलिंग को डॉक्यूमेंट करना था। 2003 में इस काम के पूरा होने के बाद कैमरा को शुरू में बंद कर दिया गया था। बाद में इस कंपोनेंट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि मार्स की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए किया गया था। ऑन द ट्रेल ऑफ द सीक्रेट। विजुअल मॉनिटरिंग कैमरा का अनएक्सपेक्टेड साइंटिफिक यूज अंततः इसलिए हुआ क्योंकि कैमरे के पास वाइड फील्ड ऑफ व्यू है और ये पूरी तरह से बादलों की घटना को स्टडी करने के लिए पूरी तरह से आवश्यक है, और दिन के अलग अलग समय में इसके कम रेजोल्यूशन को आसानी से टॉलरेट किया जा सकता है। विशेष रूप से रिसर्चर्स की टीम ने मार्स एक्सप्रेस के कंपोनेंट्स और HRSC द्वारा प्रदान की गई इंफॉर्मेशन के साथ विजुअल मॉनिटरिंग कैमरा की ऑब्जर्वेशंस को जोड़ा। ये मंगल ग्रह की सतह पर मिनरल कंपोजिशन की जांच के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। रिसर्चर्स ने हाई रेजोल्यूशन वाला स्टीरियो कैमरा और दूसरे अंतरिक्ष यान जैसे कि मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर और वाइकिंग 2 द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को कंबाइन करके रिसर्चर्स ने अंततः ये पता लगा ही लिया कि वास्तव में इन अनोखे बादलों के पीछे का रहस्य क्या है। द सॉल्यूशन टू द रिडल। स्टडी के दौरान साफ हो गया कि ये स्ट्रक्चर लगभग 2000 किलोमीटर लंबा और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। इसे ध्यान में रखा जाए तो ये रेड प्लेनेट पर अब तक के सबसे बड़े ऑरोग्राफिक बादल से कम नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑरोग्राफिक का अर्थ है कि ये बादल ज्वालामुखियों या पहाड़ों जैसी टोपोग्राफिक विशेषताओं द्वारा ऊपर की ओर जाने वाली हवाओं की धाराओं के परिणाम से बने हैं। इन विशाल बादलों के केस में अर्सिया मॉन्स एक नेचुरल डिस्टरबेंस के रूप में काम करता है, जो लोकल एटमॉस्फेयर को प्रभावित करता है और बादलों का फॉर्मेशन होता है, जबकि नम हवा ज्वालामुखी के किनारों पर रहने के लिए फोर्स्ड होती हैं। ये कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं और ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती हैं। इस बारे में रिसर्चर्स ने पाया कि ये स्ट्रक्चर एक डेली डायनामिक साइकिल से जुड़ी है, जो मंगल ग्रह के इस क्षेत्र में सूर्य के उगने से पहले कई महीनों तक रहता है। ज्वालामुखी के वेस्टर्न एरिया में ये स्ट्रक्चर आगे की ओर बढ़ता रहता है।
इसी बीच 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बादल 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की तेज वृद्धि दर दिखाते हैं। फिर ये बादल अपनी ओरिजिनल लोकेशन से अलग हो जाते हैं और हवाओं द्वारा पश्चिम में और भी दूर चले जाते हैं। जैसे ही सूरज मंगल ग्रह की सतह से ऊपर उठता है और हवा का तापमान बढ़ता है, लेट मॉर्निंग में बादल इवेपोरेट होने लगते हैं। बेसिकली रिसर्चर्स को लगता है कि सोलर सिस्टम में कोई दूसरा क्लाइमेट सिस्टम मंगल ग्रह और पृथ्वी के समान नहीं है। पृथ्वी पर भी ऑरोग्राफिक यानी पर्वतीय बादल पाए जाते हैं, लेकिन वे मार्स की तरह विशाल डायमेंशंस और डायनेमिक कैरेक्टर तक नहीं पहुंच पाते। स्ट्रेंज मार्शियन क्रेटर्स। मंगल ग्रह पर विशाल बादल का रहस्य सुलझ गया है, लेकिन दूसरी मार्शियन खोजें अभी भी समझने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वर्तमान में रिसर्चर्स को रेड प्लैनेट पर नए रहस्य का सामना करना पड़ रहा है। मार्स के अरेबिया टेरा क्षेत्र में विशाल क्रेटर्स पर अजीब तरह के लेयर्ड डिपॉजिट्स का पता लगाया गया है। समस्या ये है कि उनकी पोजीशन अकरेंसेस और लेयर्स के आकार पानी और हवा के जमाव से मेल नहीं खाते हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद ये क्षेत्र पहली बार में एक प्राकृतिक भट्टी जैसा दिखता है। सैकड़ों मीटर मोटे एक विशाल वॉल्केनिक क्रेटर और राख की परतें बताती हैं कि इस ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में कभी सुपर ज्वालामुखी मौजूद थे। नए सबूत बताते हैं कि पठार के किनारे 3.4 अरब साल पहले 820 फुट ऊंची मेगा सुनामी से जलमग्न हो गए थे। क्रेटर डिपॉजिट्स के बारे में रहस्य ये है कि तलछट मुख्य रूप से इम्पैक्ट साइट के दक्षिण की ओर स्थित है, जो उन डिपॉजिट्स के विपरीत हैं जो हवा द्वारा उड़ा दिए गए हैं। साथ ही यहाँ हॉरिजॉन्टल तलछटी परतों के अलावा लंबी छड़ के समान परतें भी हैं, जो सीधे रास्तों में बाहर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन अजीब से पैटर्न के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। हालांकि रिसर्चर्स यहाँ एक तरह के पैटर्न को साबित करने में कामयाब रहे हैं। ये असामान्य पैटर्न केवल क्रेटर्स में है जिनका व्यास 2000 फीट से कम है। इनिशियल एक्सप्लेनेशन खारे ग्राउंड वाटर का एस्केप या सब्लिमेशन, यानी कि किसी सब्सटेंस का ठोस से गैस में बिना प्रायर लिक्विफैक्शन के ट्रांजिशन प्रोसेस। एक्टिव वॉल्केनिज्म। राख और लावा उगलने वाली संरचनाओं का वो मार्शियन युग बहुत पहले बीत गया है। ये एक सामान्य थ्योरी है, लेकिन नए निष्कर्षों के क्रम में ये थ्योरी बेहद संदिग्ध होती जा रही है कि प्लेनेट की सतह के नीचे एक्टिव ज्वालामुखी अभी भी मौजूद हैं। इसलिए मंगल ग्रह पर भूकंपों की एनालिसिस के बारे में रिसर्च की जाएगी। भूकंप की लो फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि ज्वालामुखियों का ओरिजिन हॉट मैग्मा चैम्बर्स में हुआ हो सकता है। इसके अलावा सर्बेरस फॉसे रिफ्ट सिस्टम, जहां सामान्य मार्स भूकंप केंद्रित होते हैं, माना जाता है कि यहाँ मैग्मा चैम्बर्स मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल आता है, क्या ये क्षेत्र अभी भी एक्टिव है? जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 की शुरुआत के बाद से इनसाइट अंतरिक्ष यान द्वारा रिकॉर्ड किए गए अभी बने गहरे जमाव से पता चलता है कि यहाँ धीमे लेकिन मजबूत झटके मार्स की पपड़ी के निचले हिस्से में पैदा होते हैं। यहाँ लो फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि नरम चट्टानों द्वारा भूकंपीय वेव्स धीमी हो रही हैं। रिसर्चर्स के अनुसार सर्बेरस फॉसे की प्रकृति एक गर्म क्षेत्र का अनुमान लगाती है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के नीचे गहराई में एक ऐसा जोन होना चाहिए जिसमें क्रिस्टल चट्टान गर्म है और संभवतः आंशिक रूप से पिघली हुई भी है। कलेक्ट किए गए डेटा से पता चलता है कि मार्शियन ज्वालामुखी शायद पहले जैसा अज्यूम किया गया था उसकी तुलना में ज्यादा एक्टिव है। इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, क्योंकि मार्स पर भी टेक्टोनिक प्रोसेसेस इंटीरियर की सिंपल कूलिंग से बहुत आगे तक पहुंचते हैं। लेकिन इस केस में भी ये सच है कि हमें अभी तक ये पता लगाना है कि ये टेक्टोनिक कैसा दिखता है और इसमें कौन सी विशेषताएं मौजूद हैं। अब आपकी बारी है। आप इस विशाल बादलों के पीछे के रहस्य और मंगल ग्रह पर एक्टिव ज्वालामुखी की थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।